Hello students, now we are going to discuss about the alternating currents. जैसा कि नाम से लग रहा है अल्टरनेट मीन्स चेंजेस. सो ऐसे करंट जिनके वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती हो और जो अपनी डायरेक्शन को भी पीरियडिकली रिवर्स करे, उन करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हैं. तो जब भी हम किसी सिग्नल की बात करते हैं, सपोज करंट सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल को ब्रॉडली हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हम कहते हैं डीसी और दूसरा बोलते हैं एसी. मीन्स डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट. इस तरह से डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट. जैसा कि हमने एसी जनरेटर में देखा था कि करंट अपनी डायरेक्शन को हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स करता है. तो इसका मतलब जो अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करे और डायरेक्शन को भी रिवर्स करे, उसको एसी करंट कहेंगे. तो हमारे पास जो डीसी सिग्नल्स हैं या एसी सिग्नल्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एसी के बारे में, तो क्योंकि अगर डीसी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं. तो डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट सिग्नल्स जो वो होंगे जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते. मीन्स हुज वैल्यू remains constant with time. टाइम के साथ क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. दैट इज डू नॉट चेंज नहीं हो. ठीक. तो इसका मतलब अगर इसको ग्राफिकली देखना चाहें, इधर की तरफ अगर हम टाइम एक्सिस कह दें और इसको करंट या वोल्टेज एक्सिस करंट लिखे तो आई वोल्टेज लिखेंगे ई से. तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ जो उसकी स्ट्रेंथ है, सपोज आई नोट, अगर वोल्टेज लिखेंगे तो ई नोट ले लें, तो वो चेंज नहीं हो रही है. ठीक. और याद रखना फॉर डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो होती है. फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जीरो. और डीसी हमें जो बैटरीज है, स्टोरेज बैटरीज है, ठीक है, सेल्स है, उनसे मिलती है. तो जो सोर्सेज हैं डीसी सोर्सेज कौन से हैं? सेल्स, बैटरीज. ठीक. बैटरी एलिमिनेटर्स, जिनमें से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बैटरी एलिमिनेटर्स. स्टोरेज सेल्स एक्सेट्रा. जी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डीसी प्रोवाइड करते हैं. ठीक. तो डीसी के अंदर जो एम्पलीट्यूड है करंट या वोल्टेज का, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. ठीक है. अगर हम बात करें करंट और वोल्टेज की, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. तो उन करंट्स को हम या उन सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सिग्नल्स बोलते हैं या डीसी सिग्नल्स बोलते हैं. ठीक है. जो हम बैटरी से शो करते हैं सर्किट के अंदर, वो क्या है? डीसी सर्किट्स होते हैं. अब हमें बात करनी है किसकी? एसी की, अल्टरनेटिंग. तो जैसा कि नाम से लग रहा है, अल्टरनेटिंग सिग्नल्स. अल्टरनेटिंग currents. So alternating currents are those currents whose value, alternating currents are those currents whose value means instantaneously value change होती है, whose value changes continuously and sign reverses periodically.
मीन्स एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, साइन और यू कैन से पोलैरिटी दैट रिवर्सेस पीरियोडिकली, ठीक है। और जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है किसके साथ, विद टाइम। आर दोज करंट्स हुज वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम कह सकते हो। एंड साइन रिवर्सेस पीरियोडिकली एंड दे आर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि पीरियोडिक चेंज है साइन में, तो इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो बेसिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको या किसी साइन या कोसाइन जो कि पीरियोडिक फंक्शन है with a period of 2 pi represented by I is equal to I naught sin of omega t, ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। वोल्टेज की अगर इक्वेशन लिखें तो E is equal to E naught sin of omega t, साइन में भी लिख सकते हैं और कॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वोल्टेज की लिखें, ये तो करंट की इक्वेशन थी, वोल्टेज की लिखें तो इस लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि बिकॉज साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक फंक्शंस विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई। तो हम एक कोई नोटेशन चूज कर लेते हैं, तो हम ये वाली नोटेशन ले लेते हैं कि साइन और जो करंट या वोल्टेज को हम साइन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करें, ठीक। और यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स है, उनको डिस्कस करते हैं। एक तो क्योंकि हमने देखा कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और साइन फंक्शन भी हमारा पीरियोडिकली चेंज होता है, तो अगर आई लिख लेते हैं और इधर तरफ अगर हम टी लिख लेते हैं तो ये एक साइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये साइन कर्व ले लिया हमने, कोई सा ले सकते हैं, वैसे तो पीरियोडिक होना चाहिए बस। तो ये सपोज इसका टाइम पीरियड टी था, यहाँ t/2 होगा, यहाँ पे t/4 होगा। तो हम ये देखते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 या -1 होगी एट दिस वैल्यू यहाँ पे, ठीक। और ये मैक्सिमम होगा तो जो करंट की वैल्यूज मैक्सिमम जो आएंगी दे विल बी एज आई नॉट लिखेंगे और यू कैन से माइनस आई नॉट। इसी तरह से करंट के लिए वोल्टेजेस के लिए भी लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को आपने लिखा माइनस आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ऐसे वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो ई नॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे जो ओमेगा टर्म है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई इंटू द लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा हो गया। सो ओमेगा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किस में होगी, आप 11th में पढ़ चुके हो, पर सेकंड में, या इसको हम बोलते हैं क्या, हर्ट्ज। इंडिया के अंदर जो एसी सप्लाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज इस तरह की भी होती है। ये जो आपके जो कॉइल की रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंडिकेट करता है, जो पावर जनरेशन स्टेशन पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो करंट की वैल्यू, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू ये होगी, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वैल्यू, यहाँ ये मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे आकर के जीरो, यहाँ इस टाइम इंस्टेंट पे फिर ये नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर ये मैक्सिमम, फिर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की वैल्यू के साथ साथ करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू
चेंज हो रही है, और साइन भी क्या कर रही है, पीरियडिकली रिवर्स कर रही है। यहाँ पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, फिर आगे जाएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कंटिन्यूसली इस तरह से चलता है। तो इस तरह से इसलिए इनको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, पीरियडिक फंक्शन से। तो इसका अगर करंट की वैल्यूज को हम देखना चाहें तो करंट की वैल्यू क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग है, तो इसको स्टडी करने के लिए जैसे स्पीड हम पढ़ते थे, थर्मल स्पीड पढ़ते थे, एवरेज स्पीड पढ़ते थे, आरएमएस स्पीड पढ़ते थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस में गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है डिस्ट्रीब्यूशन होता थी, कांस्टेंट नहीं होती थी। इस तरह से यहाँ पे भी करंट एक तरह का क्या है, कांस्टेंट नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमको टर्म स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट कितनी होगी, एवरेज या मीन वैल्यू, आई एवरेज बोल रहे हैं या आई एम बोल रहे हैं, ऐसे वोल्टेज के लिए, ठीक है। और दूसरी वैल्यू बोलेंगे क्योंकि पीक वैल्यू के टर्म में आंसर आएंगे इनके, और दूसरी वैल्यू होगी जिसे हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू, ठीक है, या फिर वर्चुअल वैल्यू, या फिर कहेंगे हम इफेक्टिव वैल्यू। कहने का मीनिंग ये हुआ कि करंट की या वोल्टेज की अगर बात करते हैं, पहले करंट की ले लेते हैं, वोल्टेज का उसको सिमिलर डेरिवेशन होंगे। तो हम अगर एवरेज वैल्यूज लिखें, से आई एवरेज लिखूं मैं, तो पॉजिटिव साइकिल में लगाएगा, नेगेटिव साइकिल में लगाएगा, पॉजिटिव में प्लस वैल्यू होगी, नेगेटिव में माइनस वैल्यू, हाफ साइकिल में, क्योंकि पूरे कंप्लीट साइकिल में निकालें तो वो जीरो आती है एवरेज वैल्यू, जितनी पॉजिटिव उतनी क्या है नेगेटिव, तो आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर पाई, ठीक। ये किसमें, जीरो से टी बाई टू टाइम पीरियड में, इस पॉजिटिव साइकिल में ये टी है, ये टी बाई टू, ये जीरो। और अगर नेगेटिव साइकिल में निकालेंगे तो आई एवरेज माइनस ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर पाई, ये आएगा टी बाई टू से और टी टाइम पीरियड में, टी बाई टू से और टी में नेगेटिव साइकिल में। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट साइकिल में निकालें तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, जीरो से टी टाइम, ठीक है। तो एक तो हमने ये स्टडी करना है। वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो ई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट ओवर पाई पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल माइनस ट्वाइस ऑफ ई नॉट ओवर पाई, ठीक है। हालांकि हमारे जो सिलेबस के अंदर है जो मेन फोकस है वो आरएमएस वैल्यू के ऊपर है, और आरएमएस वैल्यू बोल दें या वर्चुअल वैल्यू बोल दें, आई आरएमएस या आई वर्चुअल बोल दें, ठीक है, या आई इफेक्टिव बोल दें, ये वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, आई भी से लिखते हैं मोस्टली, तो आई नॉट बाई रूट टू होगी। आई इफेक्टिव बोल लीजिए, आई वर्चुअल बोल दीजिए, आई नॉट बाई रूट टू। अगर वोल्टेज में निकालेंगे तो ई वी इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। तो ये एक्सप्रेशन हमें समझ लें, ठीक है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ साइकिल्स कितने पर सेकंड है, पर सेकंड साइकिल्स, साइकिल्स पर सेकंड, इस तरह से साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, सीपीएस जो बोल रहे हैं, ये किस टर्म को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। गिवन टाइम पीरियड में अगर साइकिल्स ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, और साइकिल्स कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। सपोज मतलब इतने टाइम इंटरवल के अंदर हम दो ले जाएं, ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अब आगे हम वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहेंगे। इससे पहले हम एवरेज वैल्यू भी एक बार डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें फिर अप्रोच पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें इंटीग्रेशन कैरी आउट करने, कुछ रिजल्ट्स होंगे तो वो रिजल्ट्स भी बताओ। सो क्योंकि हमने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है, और डायरेक्शन को भी पीरियडिकली क्या करती है, रिवर्स करती है। ऐसा हमने देखा, ये टाइम एक्सिस था और ये करंट एक्सिस था, और इसकी वैल्यू, इसको पीक वैल्यू कहते थे, आई नॉट माइनस आई। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें एवरेज वैल्यू बतानी है तो एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए अगर निकालेंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, जीरो ओवर द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो जो भी एवरेज वैल्यू निकलेगी वो ओवर द हाफ साइकिल निकलेगी, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो से टी बाई टू में निकालिए, या फिर नेगेटिव साइकिल टी बाई टू से टी में निकालिए, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव, हम बता भी चुके, ठीक है। अब हमें क्योंकि एसी तो चेंज हो रही है तो हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से किस इंस्टेंट के ऊपर क्या वैल्यू वो इक्वेशन के अंदर पुट करके हमारे पास आ सकती है। तो इंस्टेंटेनियसली वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है तो इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टेडी सिग्नल से। स्टेडी सिग्नल का मतलब डीसी से। हम ये कह देते हैं कि सपोज जितना इसका हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है उतने टाइम के लिए किसी सर्किट में, सपोज इस सर्किट है, रेजिस्टेंस होगा और एलिमेंट भी हो सकते हैं, और उस सर्किट के अंदर हमने
क्या पास करी, डीसी पास करी, क्या पास करी, डीसी, और डीसी ने इसके अंदर कुछ करंट मेंटेन करके जितना हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है ना 0 से t/2, उतने टाइम पीरियड t/2 टाइम के अंदर कितना चार्ज सेंड कर दिया इसके अंदर से Q, कितना चार्ज सेंड किया, Q चार्ज सेंड किया कितने टाइम में, t/2 टाइम में, ठीक है। सो जितने टाइम में, जितना टाइम किसका, हाफ साइकिल का, उतने टाइम में डीसी ने, स्टेडी सिग्नल ने जितना करंट भेजा उतना ही करंट उतने टाइम में एसी की जितनी वैल्यू से दिया जाएगा। 20 एसी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो अगर उतने ही टाइम में उसी सर्किट के अंदर उतना ही चार्ज देने के लिए तो एसी की कितनी करंट की वैल्यू ली जाए, एसी करंट की वैल्यू कितनी ली जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी, एसी करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर इसको एसी को पास करें और एसी की वैल्यू उतने टाइम में उतना ही चार्ज सेंड कर दे जितना किसने किया, एज इन दिस केस उतना डीसी ने किया, तो वो जो वैल्यू होगी करंट की, वो करंट की वैल्यू क्या कराएगी, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कराएगी। देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट हमारे पास यूज होगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम साइन का एक्सप्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, आपको पता है कितना साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे तो ओमेगा टी में तो साइन ओमेगा टी dt होगा, तो इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करें तो ओमेगा टी टू एक्स है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव डिवीजन में करना पड़ेगा, dy dt किसका लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होगा, ओमेगा, तो माइनस कोस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, एक रिजल्ट ये यूज होगा, ठीक है, ये वाला। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि हमारे पास साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है, और कोस का अगर पाई का कोई मल्टीपल लिखें, इवन मल्टीपल, कोस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो वैल्यू होगी +1, और कोस के कोई ओड मल्टीपल है पाई का, तो वैल्यू होती है -1, मींस कोस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, वो तो हो गया +1, और ओड मल्टीपल होगा कितना होगा, -1, मींस कहने का ऐसे लिख सकते हैं, कोस n पाई, मैथमेटिक्स वाले तो जानते भी होंगे कि अगर ये n क्या है, इवन है तो +1 वैल्यू आएगी, ओड है तो कैसा आएगी, -1 वैल्यू, मींस n अगर कैसा है, इवन है तो, और n कैसा है, ओड है तो कैसा, -1, क्योंकि हमारे पास एक कोस आएगा, ठीक, ओमेगा टी को रखेंगे, ओमेगा टी रख करके पाई बन जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पूरा ओरिएंटेशन हो चुका होगा, पूरा ओरिएंटेशन का मतलब ओमेगा टी, ठीक है, सो टी की जगह अगर रखेंगे हम कैपिटल टी, पूरा साइकिल का टाइम पीरियड अगर रखेंगे तो ओरिएंटेशन कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई का, ये कितना होगा, पाई का, तो ओमेगा टी स्टैंड्स फॉर, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर, अगर ओमेगा टी कैपिटल लिखेंगे तो उसका मतलब तो होगा 2 पाई, और ओमेगा टी/2 लिखोगे तो वो कितना होगा, पाई। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ये तो कैसे मल्टीपल होगा, 2 पाई 4 पाई, ये तो कैसे होंगे, इवन मल्टीपल, और ये पाई या 3 पाई 5 पाई ये कैसे होंगे, ऑड मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के लिए तो प्लस वैल्यू, और ऑड के लिए कैसे होती है, माइनस। ये हम रिजल्ट यूज करेंगे। चलो हम करते हैं इसको। सो हमने ये कहा कि क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो अलग अलग इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू अलग है, तो किसी इंस्टेंट पे ही मान लेते हैं, ठीक है, एज एसी करंट इज गिवन एज, क्या होता है इक्वेशन भाई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये किसी सर्किट के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले डीसी के लिए लिया था, इसी तरह से हमने किसको कनेक्ट करना है, एसी को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आप एसी उस टाइम 0 से t/2 पॉजिटिव साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, कितना चार्ज सेंड करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर सपोज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt की अगर बात करें, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt के लिए जो करंट की वैल्यू है दैट मे बी टेकन एज द कांस्टेंट, उसको हम क्या मान लेते हैं, I। तो आपने कहा कि फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt current can be taken as constant, current can be taken as constant as I। so इस टाइम में, स्मॉल टाइम में जो स्मॉल चार्ज सेंड होगा, वो स्मॉल चार्ज कितना सेंड हुआ होगा, सो स्मॉल, सो द इन दिस
स्मॉल टाइम dt charge supplied is dq given as, कैसे ऐसे लिख दूं मैं, dq इज इक्वल टू i इंटू dt। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि i इज इक्वल टू होता है dq बाय dt, तो i dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dq। सो हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं और वो कितने टाइम के अंदर, हाफ साइकिल के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो AC कनेक्ट करें और AC ने उतना ही चार्ज दे दे किसे, जो एवरेज वैल्यू से अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे AC डालें तो AC का भी टाइम उतना ही होना चाहिए जितना टाइम किसका लिया, DC का। यहाँ पे सिंगल है, तो ये I की वैल्यू यूज कर देते हैं इसके अंदर यहाँ पे। सो I की वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, dq इज इक्वल टू, I की वैल्यू कितनी है, I नॉट, बाद में करते हैं, पहले टोटल चार्ज निकालें। तो टोटल चार्ज Q इन टाइम ऑफ कितना, 0 से t बाई, तो वो क्या आएगा, Q आएगा। और Q क्या होगा, इन छोटे छोटे चार्जेस का जोड़ होगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ dq। dq की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर से सेकंड था। सो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq, dq की वैल्यू कितनी, i dt, और टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टाइम की लिमिट क्या है, 0 से t/2, सो 0 से t/2, ठीक। सो i की वैल्यू यूज कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t/2, i की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है i नॉट साइन ऑफ ओमेगा t और dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो टर्म है साइन ओमेगा t, वो तो अंदर रहेगी, और आई नोट को हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए राइट साइड का मिटाना पड़ेगा, तो वो मैं एक बार इसको फोटो ले लेता हूं। सो यहाँ आई नोट बाहर आ जाएगा, सो क्यू विल बी इक्वल टू, आई नोट बाहर आ गया भाई, इंटीग्रेशन होगा 0 से t/2 और किसका, साइन ओमेगा t dt। और अभी मैंने बताया था कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस। तो यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एक बार, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, बट केवल साइन का होता है, लेकिन ये टर्म क्या है, ओमेगा टी। साइन टी का होता तो माइनस कोस टी हो जाता, लेकिन साइन ओमेगा टी का है, क्योंकि डेरिवेटिव का रेट इसके रिस्पेक्ट है, टी के रिस्पेक्ट, वेरिएबल टी है, बट नॉट ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव डिवीजन में आएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिवीजन में। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दैट विल बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो माइनस कोस ओमेगा टी और बाय ओमेगा, तो ये लिख देते हैं। सो आई नॉट, और ये टर्म कितने आ गए भाई, माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और इस पे लिमिट होगी 0 से t/2। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, टाइम के टर्म है नहीं, इसमें बाहर आ जाएगा, और ये माइनस भी बाहर लिख लेते हैं। सो q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, ठीक है। और इसको लिख दिया कोस ओमेगा टी और लिमिट 0 से t/2। अब लिमिट को रख देते हैं, मींस वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। सो q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कोस स्मॉल टी की जगह, ओमेगा तो ऐसा स्मॉल टी की जगह कितना लिखा, कैपिटल t/2, माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, तो कोस ओमेगा, तो t की जगह कितना रख दिया, 0, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कोस 0 होता है 1, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज q इज इक्वल टू, यहाँ आया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। यहाँ देखिए इसको, मैंने अभी लिखा था कि जो टर्म होती थी ओमेगा, होती थी हमारे पास थीटा बाय टी होती थी। अगर हमें पूरा टाइम पीरियड मिल जाए, इतना टाइम पीरियड मिल जाए, तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, हमारे पास 2 पाई होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। सो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू कितना, ओमेगा। सो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई। तो यहाँ पे टर्म कितनी बनेगी, ओमेगा टी, कितनी बनेगी, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का मतलब कितना हो, 2 पाई, ओमेगा टी का मतलब कितना हो, 2 पाई, और हमें लिखना है ओमेगा टी बाई 2, तो ओमेगा टी बाई 2 कितना होगा, दैट विल बी पाई। ये अगर दो डिवीजन में भी डाल दे तो ओमेगा टी की जगह यहाँ कितना लिखा जाएगा, ओमेगा टी बाई 2 की जगह, टोटल की जगह यहाँ लिखेंगे आप
कोस ऑफ, देखिए कितना ओमेगा टी की जगह 2 पाई और बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस पाई कैसा मल्टीपल ऑफ 1 पाई हुआ ना, कोस 1 पाई। कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है -1 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है +1, ठीक है। और यहाँ पे कोस 0 कितना 1, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कितना, Q इज इक्वल टू -I0 बाई ओमेगा and this one is cos pi and cos pi is -1, this is minus and cos 0 is 1। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि cos pi is equal to -1। ये मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ कि cos जो n पाई होता है, n जबकि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो आएगा +1 और ओड है तो -1, n अगर कैसा है इवन, और n अगर ओड है तो ये कैसा आएगा -1, ठीक। n का मतलब सपोज 1 3 5 7 ऐसे -1 और 2 4 5 6 या 0 तो कितना +1, तो ये कितना -1 और -1 -2 और ये माइनस को क्या कर देंगे प्लस, सो इट मींस दैट आपके पास ये रिजल्ट आ गया Q इज इक्वल टू -I0 ओवर ओमेगा था, ठीक है, और अंदर टर्म थी कितनी -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का हो गया ट्वाइस ऑफ I0 ओवर ओमेगा एंड दैट इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट वन इज 4, ठीक। इसको एक बार नोट कर लेना रिजल्ट। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि डेड वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, तो पहले हम स्टेडी करंट की वैल्यू से कंपेयर करें कि स्टेडी की वैल्यू तो उन्होंने और एसी की वैल्यू का इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, तो हमने कहा कि स्टेडी mean value or average value of the AC is that value of the steady current, steady current की वो वैल्यू होगी which would set the same amount of the charge, same amount of charge as is done in the half cycle by the AC, जो AC करेगा उतने ही टाइम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम AC की क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है और इस AC की वैल्यू को एवरेज वैल्यू मान ले जो हम निकाल रहे हैं, जो कि उतना ही चार्ज भेजेगी, सो एज अल्टरनेटिंग करंट will also send same charge in same time, ठीक है। that value will be what average value, ठीक है, as alternating current, as average value of the alternating current, ये लिख देते हैं आप as average I average, ठीक है, value of alternating current of AC current will also send, means जो चार्ज भेजा जाए वो सेम होगा उतना तो उतना, ठीक है, बट किससे एवरेज वैल्यू से, क्योंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है एवरेज वैल्यू से, बट कितने टाइम में T/2 टाइम के अंदर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर दें, ठीक है। सो कंपेयरिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब हुआ कंपेयरिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, 4 5 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा I एवरेज, ये केवल सिंबल है I एवरेज ए बी, ठीक है, ये IM लिख सकते हैं मीन के लिए, इज इनटू T/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I0 बाय ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा का मतलब कितना होता है बताइए, दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल T, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय कैपिटल T, तो ये इसके अंदर यूज कर देते हैं। सो I एवरेज इज इक्वल टू इंटू T/2 इज इक्वल टू 2 I0 और ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई बाय कैपिटल T, तो T पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगी, वो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस T से ये T कैंसिल हो गया, सो I एवरेज कितना आ गया, I एवरेज या इसको IM मीन वैल्यू बोल दीजिए, या विल बी 2 इधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ I0 और डिवाइडेड बाय पाई। ये कौन से साइकिल में है, पॉजिटिव साइकिल में, 0 से T/2। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव साइकिल में निकालोगे तो नेगेटिव साइकिल में कितनी वैल्यू आएगी, दैट विल बी माइनस ट्वाइस ऑफ I0 ओवर पाई। ये कहाँ से आएगी, T/2 से T टाइम में। तो अगर एंटायर साइकिल अगर निकालते हैं मीन्स 0 से और T में, तो दैट विल बी 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना ही किस में है, नेगेटिव के अंदर। अगर इस फैक्टर को आप सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है ये आपके पास
पीक वैल्यू की, क्योंकि आई नॉट से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर पाई। अगर पाई की वैल्यू यूज कर देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे दैट विल बी आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई नॉट। इस पीक वैल्यू का कितना है आपके पास 63.7% ऑफ आई नॉट। मीन्स इस पीक वैल्यू का 63.7%, 63 कितना होगा अमाउंट, ये वैल्यू जो कितनी कहलाएगी आपके पास एवरेज वैल्यू कहलाएगी। लेकिन पॉजिटिव साइकिल में निकलेगी पॉजिटिव वाली और नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव में, और एंटायर साइकिल में कंप्लीट साइकिल में कितनी होगी 0। ठीक है, तो जब 0 है तो इसलिए हमारे पास इसकी खास जरूरत या यूजेस की हमें नहीं कर पाएंगे इसका, तो इसलिए हम एक डिफरेंट वैल्यू चूज करते हैं जिसको हम आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। जब भी एसी के अंदर आपको अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी जाए सपोज 220 वोल्ट, इसका मतलब वो वैल्यू कौन सी वर्चुअल वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक, अगर हम इसी तरह से अगर वोल्टेज के लिए लिखना चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ई एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट ओवर पाई। ये तो पॉजिटिव साइकिल में 0 से t/2 में, और नेगेटिव साइकिल में आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ई नॉट ओवर पाई t/2 से और t टाइम में। और अगर एवरेज वैल्यू देखोगे 0 आएगी पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर। ठीक है, तो हमें सेम तरह का डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा, बट ये टर्म आएगी आई जो हमारे पास, हम कितना चेंज कर देंगे, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, और आई नोट कितना लिख दिया जाएगा, ई नोट बाय आर। अगर ये चेंज हम कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू के लिए रहेगा।